थैंक यू रुपेश। दोस्तों, आप सभी का यहाँ पे बहुत स्वागत है। बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोगों ने आपको यहाँ पे बुलाया है। रुपेश ने जो कहा, मैं उसमें दो बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज इंडस्ट्री के लिए फाइट कर रहे हैं। उसमें बॉम्बे से है, गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, बंगाल से है, और सबने अपना अपना रोल अदा किया है तन मन और धन के साथ। और उन सभी के प्रयासों का ये फल है कि हम लोग आज इस स्थिति में है कि हम यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। नहीं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट के एक्ट जब शुरू होते हैं, एक्साइज जैसा एक्ट जब शुरू होता है, तो जिस दिन लगता है उसी दिन से शुरू हो जाता है, और उसी दिन आपके घर पे या आपके दुकान पे इंस्पेक्टर वगैरह सब आ जाते हैं। तो ये सब उन लोगों की मेहनत है, और उन लोगों ने जो डिस्कशन किया है, ये सब उन लोगों का मेहनत का परिणाम है। आज भी बहुत से लोग दिल्ली में बैठे हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे देख रहे होंगे, बहुत सी कोशिशें हो रही है। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इस पे काम कर रही है। जैसा कि सभी ने पहले कहा कि हम लोग आज यहाँ पर उस पर बात नहीं करेंगे कि कितने दिन बंद रखना है, कब खोलना है, क्या होने वाला है, क्या नहीं, वो हमारा विषय नहीं है। निश्चित रूप से अभी एक राइट टाइम है। एक्साइज जो है वो 29 फरवरी से लग गई है। 1 मार्च के बाद हम सभी एक्साइज के नेट में है। सिर्फ कोई रिलैक्सेशन हुआ है, कुछ डिस्कशन के साथ हुआ है। तो 29 मार्च की स्थिति और आज की स्थिति में क्या फर्क है, वो पहले हम लोग एक ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, एक एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भाविन भाई भी आएंगे, और एक गवर्नमेंट ने क्या सोचा है और उनकी क्या सोच है उस पर भी हम विचार करेंगे। क्योंकि जैसा कि रुपेश ने कहा है, मैं भी उसी ग्रुप का हिस्सा हूं जो एक थिंक टैंक ग्रुप है, जो इस पे सोचता भी है, और जो मिनिस्ट्री के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ हम लोगों ने बातें भी की है, उनका वर्जन भी हमको पता है। छोटा अपना रिटेलर हूँ, इसलिए अपनी तकलीफ भी हमको पता है। तो हम बहुत अच्छी तरह से उसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत से, आप लोगों ने एक्साइज एक्सपर्ट के पास गए होंगे, और सब एक्सपर्ट ने अपने अपने हिसाब से आपको बताया होगा। लेकिन एक टोटल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव और लीगल पर्सपेक्टिव, आज हम ये तीनों पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे, और बहुत सी चीजें शायद हम लोग क्लियर करने की पोजीशन में होंगे। मैं आपको एक कह दूं, हमको ये नहीं पता है कि ये रोल बैक होगा या नहीं होगा, हमको ये नहीं पता है कि स्ट्राइक रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन ये बात निश्चित है, और हमारा भी ऐसा मानना है कि इस ट्रेड के ऊपर एक्साइज लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये ट्रेड एक्साइज के साथ चल नहीं सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारी स्ट्राइक कल खुल जाती है तो ये रोल बैक नहीं होगा, ऐसा नहीं है। पीआईएल फाइल हो सकती है, उस पर भी विचार विमर्श हो रहा है, वहां भी रोल बैक हो सकता है। जो कमेटी बनी है, कल कमेटी के सामने आप अगर उतने सवाल लेकर चले जाए जिनके उनके पास जवाब नहीं हो, तो वो कमेटी भी रिकमेंड कर सकती है कि इस इंडस्ट्री पे एक्साइज नहीं लग सकती है। तो किसी को ये मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मैं आज रोल बैक नहीं हुआ या वो कल नहीं हो सकता है। हमने भी देखा है बांग्लादेश के सामने लास्ट 3 बॉल में 3 विकेट गिर गए थे, पॉसिबल है। और हमने भी देखा कि 4 बॉल में 4 छक्के लग के वेस्ट इंडीज भी जीत गई थी। तो ये सब होता है, लेकिन जो वर्स्ट हमारे सामने आने वाला है उसकी तैयारी करना हमारा फर्ज है। ये फर्ज इसलिए कि हम लोग अपनी जिंदगी में कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आदमी इसलिए लेता है कि अगर मैं मर गया तो पीछे किसी को बेनिफिट हो। तो आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो यही इंश्योरेंस पॉलिसी है कि यदि ये एक्ट आया तो हमें इसका क्या फर्क पड़ेगा और क्या हमको प्रिकॉशंस लेना है। ये रियलिटी अपडेट के बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताना चाहता हूं कि ये हम लोगों का जो एक अनुभव है, गोल्ड कंट्रोल का अनुभव था, और उस गोल्ड कंट्रोल का अनुभव इतना बुरा है कि हम लोग इस एक्साइज के नाम से बिदक जाते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि गोल्ड कंट्रोल एक मटेरियल एक्ट था,
और ये जो करंट एक्साइज है वो रेवेन्यू एक्ट है। मटेरियल एक्ट में गोल्ड के ऊपर पूरा कंट्रोल था, और जो बम्बई में बहुत से ज्वेलर्स यहाँ पे हैं उनको ये ध्यान होगा, उस वक्त बम्बई में 1500, 1200 या 1500 ज्वेलर थे और उनके ऊपर 2000 ऑफिसर्स, 200 ऑफिसर्स थे। यानी करीब आप समझ लीजिए कि हर 7-8 ज्वेलर के ऊपर एक ऑफिसर था, तो उसके पास उतना टाइम था आपके पास आने को जाने को। अब ये रेवेन्यू एक्ट है, रेवेन्यू में आपका सर्विस एक्ट भी इसी एक्साइज के अंदर में आता है। और जो सर्विस टैक्स भर रहे हैं, देखिए एक डिपार्टमेंट कोई भी लगता है तो प्रॉब्लम तो होगी आपको। गुमास्ता वाला आता है तो वो भी 500 रुपये हफ्ता लेके जाता है, तो एक डिपार्टमेंट आपके ऊपर लग रहा है वो तो गलत है। लेकिन जो हम गोल्ड कंट्रोल और एक्साइज की बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क हमको समझने की जरूरत है। 2005 में ये ब्रांडेड ज्वेलरी पे आई थी, थोड़े समय चली, वो निकल गई। 2012 के अंदर वापस ये एक्ट आया था, हम लोगों ने स्ट्राइक की, हमारे निगोशिएशन उस वक्त भी हुए, हम लोगों ने मीटिंगें की, बहुत चीजें हुआ, वो निकल गया और अब वापस 2016 में आया। तो एक आप अगर देखने को जाए तो पिछले 10 साल में तीसरी बार एक्ट आया है, तो कुछ न कुछ कारण जरूर है कि एक्ट क्यों आया। 2005 और 2012 में निकला, उस वक्त की जो सरकार थी वो थोड़ी कमजोर सरकार थी, बैसाखी पे चलती थी, तो बहुत आसान था कि दूसरे लोग उसे दबा सकते थे। ये सरकार उस मामले में थोड़ी मजबूत है कि उसको दूसरा आदमी कोई खींच नहीं सकता है। अब मैं उन सब बातों को बाद में जाऊंगा, अभी तक ये एक्साइज रोलबैक नहीं हुई है, 2016 की जो एक्साइज है। अभी एक्साइज जो है, जो 29 फरवरी को लग गई है, उसके मेन जो कंसर्न्स हमारे क्या है वो करीब करीब आप लोगों ने सब समझे होंगे, मैं रफली आपको दे देता हूं। ये पहली बार है खाली गारमेंट इंडस्ट्री और एक्साइज इंडस्ट्री ज्वेलरी को लेकर इन्होंने प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर्स का एक नया वर्ड यूज किया है, क्योंकि एक्साइज नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है और गवर्नमेंट जो है वो जॉब वर्कर और कारीगर को इससे बाहर रखना चाहती है, और इसलिए उन्होंने ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर सब यूज किया है कि जो व्यक्ति अपना सोना उस कारीगर को देगा जो काम बनाएगा, तो उसको ये टैक्स भरना है। ये पहली डेफिनेशन उन्होंने डाली है। और ये अगर आप कहीं देखने जाएं तो ये सिचुएशन ट्रांसपोर्ट का जो एक्साइज, ट्रांसपोर्ट पे जो सर्विस टैक्स लगा है उसके जैसी है। जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर है, ज्यादातर जो सरदार भाई थे वो भी यही कहते थे कि भी हम लोग कोई पेपर नहीं रख सकते, हम लोग सर्विस टैक्स नहीं भरेंगे। इसलिए आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट में आप बेचते हो माल, तो सर्विस टैक्स भरने की जवाबदारी आपकी होती है, ट्रांसपोर्टर की नहीं होती है। तो करीब करीब वैसा ही इन्होंने गारमेंट और ज्वेलरी इंडस्ट्री में इस बार किया है। थ्रेशोल्ड लिमिट है, करीब 6 करोड़ के थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लिमिट है। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, हमारे यहाँ पे जो कारीगर माल बनाते हैं, रिपेयरिंग होता है, वो क्या है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, वो हमको कितनी तकलीफ करती है, वो वैल्यूएशन में आएगी या नहीं आएगी, उसके ऊपर हमने बहुत बातें की है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी मैन्युफैक्चरिंग थ्रेशोल्ड लिमिट है, हमारी टर्नओवर की जो सेल की थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी तकलीफ इस एक्ट में जो हमें आने वाली है वो है लाइबिलिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ ज्वेलरी। क्योंकि हमारी ज्वेलरी का जो मूवमेंट होता है ना, वो बहुत चीजों के लिए होता है। जॉब वर्क के लिए होता है, एग्जीबिशन पे माल लेकर जाते हैं, हम लोग कंसाइनमेंट में माल देते हैं, हमारे व्यापारी भाई जो है सामान लेके अपने साथ में निकलते हैं, दूसरी दुकान को बेचते हैं, हॉल मार्किंग के लिए देते हैं, रिपेयरिंग के लिए भी होता है, रिसाइकलिंग भी होती है। फिर जो गुड्स रिटर्न होता है, कस्टमर लेकर गया वापस दिया, वो होता है। उसके बाद इसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन है, जो एक्साइज की डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे के पूरे अलग है, और आप उनमें से बहुत से डॉक्यूमेंटेशन आज नहीं रख रहे हैं, जो 12AA का जो फॉर्म है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये हमारे लिए बहुत ही हेडेक वाला काम है, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक अलग रखना है, ट्रेडिंग स्टॉक अलग रखना है। वैल्यूएशन एक ऐसा चैप्टर है जहां पे कोई भी ऑफिसर आपके पास आएगा और पैसा लेके जाएगा, क्योंकि आपका रोज प्राइस बदलता है। जिस दिन आपने बिल बनाया उस दिन अगर 27,000 रुपए सोने का भाव है, और जब ऑफिसर आया 26,000 है, बोलता नहीं मेरे हिसाब से इसका यही वैल्यू है, तो उसके पास सत्ता है। ये 100% हमारे लिए बहुत बड़ी तकलीफ है। अगर मैन्युफैक्चरिंग पर हम देखने जाए तो ये एक्साइज है वो क्लियरेंस पर लगती है।
अब क्लियरेंस यानी मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है और इन्होंने वर्कर को उनको निकाल दिया है और ये बेड पे बात कर रहे हैं, तो उसका एक्ट में कहीं पे कोई प्रावधान नहीं है। ऑफिसर्स विजिट, क्रिमिनल प्रोसीजर, सर्च एंड सीजर, ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें नॉर्मली हर एक्ट में होती है। तो अगर हम देखने जाए ना, तो 29 फरवरी का जो एक्ट है, वो एक्ट अगर हमारी इंडस्ट्री पे लगता है तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कॉम्प्लायंस नहीं कर सकेंगे। उसके जब ये एक्ट लग गया तो निश्चित रूप से जितनी भी ट्रेड बॉडी थी सब लोग एक्टिव हुए। हम लोगों ने अपनी स्ट्राइक शुरू की। स्ट्राइक शुरू करने के बाद हम लोग सरकार के पास भी गए, सरकार से भी बातें की। और बीजेपी की सरकार थी तो हम लोग ये समझते कि हमारी सरकार है, तो हर आदमी का कोई ना कोई कांटेक्ट था। और नहीं तो भी सरकार को कम से कम 400-500 एसोसिएशन ने रिप्रेजेंटेशन दिया। हम लोग जब 14 तारीख की मैं एक बात करता हूं कि मैं जब पार्लियामेंट हाउस में था तो पहली बार जब जेटली जी को मिला तो वहां पे इतने लोग थे कि हमसे बात भी नहीं की। हार्डली हमने प्रेजेंटेशन दिया, हम बाहर आ गए। उसी दिन 3 घंटे के बाद हम वापस मिले तो हमने उनसे बात की कि सर वी आर द एपेक्स बॉडी। तो उन्होंने बोला आप तो 301 नंबर की एपेक्स बॉडी हो। मैं बोला कैसे भी? बोले इसके पहले 300 लोग तो आ गए, वो भी एपेक्स बॉडी बोल रहे हैं खुद को। तो हमारी स्थिति है, हमने उनको फिर जब थोड़ा सा जेटली जी ने कहा कि देखिए हमारा ये प्रॉब्लम है, आरएनआर का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तब जब उन्होंने उनको टेक्निकल बात की तो उनको लगा कि नहीं वो हमसे बात कर सकते हैं। हमने 10 मिनट बात की। उन्होंने कहा मैं आपको कुछ रिलीफ देता हूँ। 14 तारीख को हमको थोड़ी उम्मीद थी कि शायद रिलीफ देंगे। लोकसभा में उन्होंने वही चीजें बोली जो पहले बोली। जब लोकसभा में भाषण देने के बाद वापस आए तब हमारी 1 to 1 करीब 25 मिनट उनसे बात हुई। और जो 25 मिनट बात हुई तो एक शब्द में उन्होंने स्पष्ट कहा हमको कि आपका हैरेसमेंट तो होगा, मैं ये बात मानता हूं। आप मुझे बोलिए कि हैरेसमेंट नहीं करने के लिए आपको क्या चाहिए। आप किसी भी रास्ते पे आइए, हैरेसमेंट मुझे नहीं होना चाहिए। आप एक छोड़ के 50 बात हमसे मांग लीजिए, मैं वो 50 आपको देने को तैयार हूं, लेकिन ये एक्सरसाइज तो नहीं जाएगी। और आप देख लीजिए सरकार की पहले दिन की स्ट्रेटेजी और कल तक की आप स्ट्रेटेजी देखिए, वो एक ही है। वो एक कहती है एक्सरसाइज नहीं जाएगी। उनके अपने कारण है, मैं उस कारण में नहीं जाऊंगा। हमारे जितने भी एसोसिएशन हैं उन्होंने की 17 तारीख की रैली तक का हम इंतजार कर रहे थे जो रामलीला मैदान में हुई। हमारी सबसे बेहतरीन रैली थी। करीब 4-5 लाख लोग वहां पे थे, पूरे हिंदुस्तान से वहां आए थे। हम चाहते थे कि उस रैली के बाद हम सरकार से बात करें ताकि सरकार को हम थोड़ा ये एहसास कराएं कि कुछ रिलीफ हमको दे। 19 तारीख को एक मीटिंग हुई और आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा उस मीटिंग के बारे में कि उन्होंने ऐसे हमारे साथ व्यवहार किया, हमारे साथ ऐसे व्यवहार किया। ठीक है, गिव एंड टेक का बिजनेस जब होता है और जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो ऐसे होता है, कुछ वो छोड़ते हैं, कुछ हम छोड़ते हैं। उन्होंने मीटिंग की पहली शर्त ये रखी थी वहां पे कि रोल बैक नहीं होगा। और वहां पे ये ऑप्शन ये था कि या तो मीटिंग छोड़ दें और या उनको समझाए कि हमारी तकलीफें क्या है। करीब 30 एसोसिएशन वहां पे थे, पूरे हिंदुस्तान के 30 एसोसिएशन थे। बंगाल से थे, दिल्ली से थे, यूपी से थे, एमपी से थे, जीजेप के साथ में जीजेपीसी थी, इब्जा थी, महाराष्ट्र की हमारे जितनी भी संस्थाएं थी। करीब 30 एसोसिएशन थे और करीब 8 घंटे हमारी मीटिंग चली। 8 घंटे की मीटिंग में जो मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, वो कम से कम 7-8 बार गए, वो वापस आए। हम लोगों ने अकेले में बात की। एक समझ लीजिए कि कोई इतनी आसान बैठक नहीं थी, लेकिन उस बैठक में भी हम लोगों ने उनको इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि एक्सरसाइज आपकी इस प्रेजेंट फॉर्मेट में इस इंडस्ट्री पे नहीं आ सकती। वहां पे एक सॉल्यूशन वर्कआउट किया गया। आप लोगों को उसी दिन व्हाट्सएप पे मिल भी गया होगा जब तक कि लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आया। और वहां पर जितने भी एसोसिएशन थे उसके बाद में उन्होंने उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया। पहले किसी ने मना किया, किसी ने हाँ किया। लोगों ने अपनी सेल्फी भी खिंचवाई, लोगों ने काजू कतली भी खाई वहां पे। और हम लोग ये समझ के चल रहे थे कि अब इसको आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन पब्लिक का रुझान ये था कि नहीं, हमको रोल बैक ही करना, और वो मानना हमारे लिए जरूरी था। क्योंकि अल्टीमेटली अगर लोग चाहते हैं कि रोल बैक ही होना चाहिए तो
कोई भी एसोसिएशन अपने मेंबर्स को आगे छोड़ के नहीं जा सकता और उसके बाद से हम 40 दिन तक हम आज तक चले हैं। अब ये स्थिति आज ये है कि जहां पे हम 19 तारीख को थे वहीं पे अब हम हैं। उस दिन 19 तारीख को कुछ रिलीफ हमको मिली, वही रिलीफ आज भी हमारे साथ है। कोई चेंज गवर्नमेंट के स्टैंड में हुआ नहीं है और अब क्या होगा रोल बैक का वो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन हम उस बात पे जा रहे हैं कि 19 तारीख के बाद क्या हुआ। जो 21 तारीख को गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला, अब मैं वही मुद्दे वापस लेकर आ रहा हूं, प्रिंसिपल मैन्युफैक्चर। लेकिन 19 तारीख के सर्कुलर में अगर आप देखेंगे तो 4 मेजर चेंज आया है। सबसे बड़ा चेंज आया ये कि एक्साइज जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती है, जो डॉक्यूमेंटेशन उसके जो एक्साइज के बनते हैं, उसमें 19 के सर्कुलर में उन्होंने वेट के डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने बहुत सी चीजें ए बी सी डी आप लोगों ने सब पढ़ा है, मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाऊंगा। वैल्यूएशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपका वैल्यूएशन हम एक्सेप्ट करेंगे, उस पर कोई सवाल नहीं करेगा। अगर आपने सोने का वजन, हीरे का वजन आपने लिखा है तो हाँ, अगर आप बोले कि मैं कुछ नहीं लिखूंगा, एक अंगूठी 15,000, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आपने लिखा कि एक अंगूठी है 17 ग्राम सोना है, 3 कैरेट का आपका 30 सेंट का डायमंड है, उसकी वैल्यू अगर आपने 30,000 है, वो एक्सेप्ट करेंगे। ये उन्होंने लिखा है। उन्होंने ये भी लिखा कि इंस्पेक्टर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक कमेटी बनाई, कमेटी आपके लॉ बनी, आपके जॉब वर्कर को इसमें से निकाल दिया, आपके आर्टिजन को निकाल दिया। तो करीब करीब वो जो सर्कुलर उन्होंने निकाला, उस सर्कुलर के बाद अगर आप देखें तो 29 तारीख की जो एक्साइज और 19 तारीख के बाद की एक्साइज में जमीन आसमान का फर्क है। 29 तारीख की एक्साइज जो हम समझते थे कि हमको हमारे पे नहीं चल सकती है, 19 तारीख पे चल सकती है। लेकिन एक्साइज का जो एक्ट है और जो उन्होंने सर्कुलर निकाला है, उस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और जब तक वो एक्ट अगर गवर्नमेंट नहीं सुधारती है, तो 19 तारीख के सर्कुलर के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमको एक रिलीफ की जरूरत थी और वो रिलीफ उन्होंने दी है। मैं आपको एक बात, 2-3 चीज आपको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप बोलेंगे इतना सब गवर्नमेंट सर्कुलर बदलने को तैयार है तो ये एक्सेस क्यों नहीं ले लेती वापस। पैसा तो उनको 1500 करोड़ ही आने वाला है और 1500 करोड़ में भी 900 करोड़ रुपया तो वो खर्चा है, इसको इकट्ठा करने को कर लेंगे। तो जब हम लोगों ने उनसे बात की है, बहुत हम लोग सुनते हैं ब्लैक मनी, और ये कोई विषय नहीं है, इनका प्योर विषय जीएसटी है। आप लोग जिस शांति से अच्छी तरह सुनते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जीएसटी वाला मैटर हमको समझने की जरूरत है। जीएसटी जो आने वाली है वो एक सेंट्रल टैक्स है। अब जब जीएसटी आएगी तो आपका वैट, आपका ऑक्ट्राय, आपकी एक्साइज ड्यूटी, आपके जो भी लोकल टैक्स, आपके प्रोफेशनल टैक्स जितने भी है उसमें मर्ज हो जाएंगे। जब मर्ज हो जाएंगे तो वो जीएसटी, समझ लीजिए आपके ऊपर कोई भी परसेंटेज पे आती है तो वो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उसका हिस्सा देगी और अपना हिस्सा अपने पास रखेगी। ज्वेलरी के अंदर एक्साइज नहीं होने के कारण निश्चित रूप से वो मैटर लिटिगेशन हो जाएगा। कोई भी स्टेट बोलेगी कि आप जीएसटी से जितना भी कलेक्ट करते हो सब हमारा फंड है, आपको वो फंड नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है और उसी कंसर्न के कारण से वो ये लिख कर आ रही है, पहली बात। दूसरी बात है अरविंद सुब्रमण्यम की जो रिपोर्ट है, आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। हमेशा बजट के 3 दिन पहले गवर्नमेंट का इकोनॉमिक सर्वे आता है। सर्वे में अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में यह है कि हिंदुस्तान में अगर जीएसटी लाना है तो उनको जीएसटी का रेट जो है 14-15% के आसपास रखना है, एवरेज। ज्वेलरी पे 14-15 नहीं आएगा, एवरेज उनको रखना है। अब वो बोलते हैं कि ज्वेलरी को अगर हम एग्जाम करते हैं तो वो रेट हमारा चले जाता है 24%। जीएसटी का एक्ट आज लोकसभा में इसलिए अटका हुआ पड़ा है क्योंकि कांग्रेस ने हमारे फेवर में एक वहां पे बहुत अच्छा प्रस्ताव रखा है कि इसके ऊपर कैप लगा दो कि भविष्य में कोई भी कमोडिटी पे जीएसटी 18% के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। अब सरकार के ऊपर है कि अगर 18% जीएसटी का एवरेज रेट लाना है और उनका आरएनआर 22 से 24% है तो उनको गोल्ड के ऊपर ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी और वो ड्यूटी अरविंद सुब्रमण्यम की रिपोर्ट में 6% उन्होंने बताई है कि अगर 6% एक्साइज जीएसटी गोल्ड पे आती है तो वो 14 से 14.5% होता है।
तो वो एक बड़ा चैलेंज है, इसलिए उनको ये जीएसटी के लिए इसमें लाना है। मैं आपको ये इंटरनल बता रहा हूँ, 6% आएगी, 2% आएगी, 4% आएगी, वो तो ट्रेड बॉडी उसके बाद चर्चा करेगी। लेकिन ये जो रोल बैक हम जो बातें कर रहे थे और जो पहले भी हम लोग सोच रहे थे कि रोल बैक के चांसेस हमको कम लग रहे थे। अब नए जो आपके जो करेक्शंस आ गए हैं, मैं सर्कुलर के कुछ पॉइंट आपको पढ़ के सुनाता हूं, और जो सबसे ज्यादा मिसलीडिंग है। इस मीटिंग के बाद हमारे जितने भी एक्सपर्ट आए हैं और जो एक्सपर्ट आ जाएंगे, वो दो चीज पे आपको देते हैं। वो एक एक्साइज एक्ट पे बात करते हैं, लेकिन सर्कुलर पे कोई बात नहीं करता है। सर्कुलर पे इसलिए बात नहीं करते हैं कि सर्कुलर है, वो सर्कुलर है, नोटिफिकेशन नहीं है, और सर्कुलर की कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं है। ना ये जो विषय है, ये टेक्निकली हमारे भाविन जी आपको समझाएंगे, लेकिन मैं आपको कह देता हूं कि सर्कुलर की भी उतनी ही वैलिडिटी है। इसलिए वैलिडिटी है कि इस सर्कुलर को गवर्नमेंट ने पेपर में, न्यूज़पेपर के रूप में छापा है। देखिए, सर्कुलर जो छपता है वो एक इंटर गवर्नमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो सर्कुलर होता है कि टीआरयू ने जो सर्कुलर निकाला है, सब एक्साइज ऑफिस को भेजा, वो इंटर है। तो वो हम उसके ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते। लेकिन सरकार ने जब एक्साइज की वेबसाइट पे जब पब्लिक में एडवर्टाइजमेंट करके डाल दिया है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उनके ऊपर बाइंडिंग है। दूसरी बात, गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर जो क्यों निकाला है वो भी मैं आपको बता दूं। ये कोई आपकी इंडस्ट्री को फेवर करने के लिए नहीं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आज नहीं है कि वो आपके वैट बेस्ड एक्साइज के लिए उनके पास कोई लॉ नहीं है। आज अभी तक उनका जो लॉ है वो है मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड एक्साइज पे। अब वो चाहते हैं कि आपका वैट का जो सेल है, आपके वैट के जो डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे एक्साइज रहे, ताकि आपके डॉक्यूमेंटेशन के लफड़े, आपके जो ट्रांसपोर्टेशन के लफड़े, जो आप इंटर ट्रांसफर करते हैं, जो कंसाइनमेंट बेचते हैं, वो सब आपके खत्म हो जाए। उनके लिए उनको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, और वो अमेंडमेंट करने के लिए वो एक कमेटी बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई भी हमारी इंडस्ट्री का आदमी अगर पीआई फाइल कर दे, और जो कि हम लोग सोच रहे हैं, सभी एसोसिएशन ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप किसी एक्ट को कैसे लेके आ सकते हो। तो कोर्ट में उनकी स्थिति कमजोर नहीं हो, इसलिए उन्होंने क्या कहा है कि जब तक हम ये एक्ट आपके नहीं बनाते हैं, जब तक ये प्रोविजन नहीं बनाते हैं, जब तक ये कमेटी सबमिट करते गवर्नमेंट को नहीं देती है, तब तक कोई ऑफिसर आपके पास नहीं आएगा। जो आप सेल का बिल करेंगे वही हम मानेंगे, आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, कोई सर्च एंड सीजर नहीं होगा, कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ये जो सब उन्होंने लिखा है, उसका मेन मकसद यही है कि उनके पास आज की तारीख में जो एक्ट है वो इसके रिलेटेड नहीं है। और ये हमारी सबसे बड़ी, आप अगर समझ सकते हैं कि एक्साइज के एक्ट में जो आने वाला है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत ये है कि जब तक सरकार कोई भी लॉ नहीं बनाती है, तब तक जो इस सर्कुलर में लिखा है वो फाइनल है। और वो फाइनल मतलब आप समझ लीजिए आपको ब्लैंकेट परमिट है कि कोई आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि लॉ उन्होंने बनाया नहीं। अब आप एक समझ लीजिए पूरा एक्साइज का लॉ वैट के डॉक्यूमेंट के हिसाब से चेंज करना, ये सबसे बड़ी चैलेंज गवर्नमेंट के लिए है। और वहीं पे उन्होंने ज्वेलर्स की 3 जन की कमेटी अशोक लाहिड़ी और गवर्नमेंट के साथ बनाई है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मैं आपको इसमें इंटरनल भी बता देता हूँ कि हमारे लिए चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि हम एक्साइज भरेंगे कि नहीं भरेंगे, हमारे लिए इससे आने वाले भी चैलेंज है। पैन कार्ड का चैलेंज तो हम सबको पता है, उसके बाद यूआईडी आपको पता है, बहुत लोगों को पता है, नहीं मुझे नहीं पता। बीआईएस का एक्ट जो है वो पास हो गया है, गवर्नमेंट की प्लानिंग यूआईडी लेके आने की है। उसके बाद जीएसटी आपके सामने आने वाला है। तो हमारे चैलेंजेस बहुत है, और ये जो कमेटी बनेगी वो कमेटी वो सब चैलेंजेस को लेकर आगे चलेगी। तो हम लोगों की मीटिंग में हमको ये एहसास हुआ कि गवर्नमेंट ये एक्साइज निकालेगी तो नहीं, लॉ से निकल जाए, कल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगी, वो बात एक अलग है। लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि हमारे ज्वेलर्स और हम लोग, उनका इंटेंशन है कि हम परेशान नहीं हो, वैसे वो लोग उनके सिस्टम बनाए। अब वो कितना होगा क्या नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम आज की जो पोजीशन है हम आज उस पर बात करेंगे। हमारी आज की पोजीशन है, हमारा एक्ट जो सर्कुलर के बाद हमको कितना इफेक्ट करेगा, कितना नहीं इफेक्ट करेगा, हमको क्या तकलीफ देगा, क्या तकलीफ नहीं देगा। अब
ये चर्चा इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि 60 दिन का समय इन्होंने दिया है रजिस्ट्रेशन का और करीब 40 दिन हमारे हो गए हैं, हमारे पास 20 दिन है। पता नहीं इस 20 दिन में रोल बैक होगा नहीं होगा, स्ट्राइक चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हमको ये अपने लिए समझने की अब जरूरत है कि अगर होगी तो क्या होगा, नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि आप लोगों का एक जो सभी बात है कि सर्कुलर 21 तारीख का नोटिफाइड नहीं है तो उसकी क्या वैलिडिटी है, एक्साइज एक्ट जो है कॉम्पिटिबल नहीं है, नया सर्कुलर कैसा है और उसकी लीगल स्टैंडिंग क्या है, इन सब बातों पे आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि रुपेश जी अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं पहले भाविन जी को आपको लीजिए। Thank you, Dinesh ji. Can we have a round of applause for Dinesh ji for enlightening us on this? Bhavin Mehta is a chartered accountant who started his career in the consultancy field of Central Excise in 2002. He has been involved in conducting seminars, workshops at regular intervals. He has written several articles on Central Excise in national newspapers, and he has also been a regular author for taxguru.in. I request Mr. Bhavin Mehta to come on stage and express his views on the excise. Mr. Bhavin Mehta. Thanks, Rupesh. Thanks to all the organizers. Excise duty जब 29th Feb को announce हो गई, in fact from 1st March people started coming to my office, बहुत सारे ज्वेलर्स भाइयों के फोन आने लगे कि हमारे यहाँ पे कैसे एक्साइज ड्यूटी होगा, हमें क्या किया जाएगा, हमें अरेस्ट किया जाएगा या क्या होगा। After meeting so many jewelers, एक कॉमन कंक्लूजन ऐसा आया कि सब लोग ये एक्ट से काफी डरे हुए हैं। जिसको भी देखो या तो वो आधर कंफ्यूज था कि ये एक्ट कैसे इंप्लीमेंट होगा, या तो गोल्ड कंट्रोल का वही प्रोविजंस दिमाग में लेके सब चल रहे थे कि माल सीज हो जाएगा, अरेस्ट के प्रोविजन से तो हमें अरेस्ट कर सकते हैं या वो है। I totally agree with all other speakers and perhaps दिनेश भाई ने जो इतना एलोबरेटली समझाया है कि the act which was implemented on 29th of Feb और जो सर्कुलर आने के बाद 21 मार्च का जो सर्कुलर आया उसमें काफी चेंज है। अगर जो एक्ट पुराने फॉर्म में अगर इंप्लीमेंट होता तो शायद काफी कंप्लायंस या प्रोसीजरल इश्यूज हमें फेस करनी पड़ती थी, जो परहैप्स ये सर्कुलर के आने के बाद या जो कमेटी के रिकमेंडेशंस जब तक फाइनल हो गए उसके बाद काफी वैट बेस्ड सिस्टम्स या जो भी बता रहे हैं, दैट विल बी मच ऑफ अ रिलैक्सेशन टू अस। I definitely understand that the people जो यहाँ पे आए हैं उनके माइंड में बहुत डाउट्स है क्योंकि सबके बिजनेस के तरीके अलग अलग है। दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ फंक्शनिंग। किसी का रिटेल शोरूम है, कोई हार्डकोर मैन्युफैक्चरर है, किसी के कंबाइंड वे ऑफ बिजनेस है। एवरीबडी हैज हिज ओन सेट ऑफ क्वेरीज। वो क्वेरीज ये एक्ट में कैसे फिट होते हैं या 21 मार्च के सर्कुलर के साथ कैसे फिट होते हैं, दैट इज समथिंग आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने आए हैं। So I would like that without wasting much of a time, I would like to address all the queries या जो भी सबके questions है। It would be more better. थैंक यू भाविन। दोस्तों कुछ सवाल हम लोगों ने बनाए हैं वो जो हमें भाविन जी से बात करेंगे और उसके बाद हम लोग ओपन फॉरम रखेंगे। आपके भी जो सवाल है वो हम सवाल लेंगे और जब तक आपके सवाल पूरे नहीं होते तब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। ये आपको मैं विश्वास देता हूँ। देखिए सबसे पहली बात जो सर्कुलर है, अभी दोनों सर्कुलर, पहला जो बात ये है भाविन जी, ये सर्कुलर की वैलिडिटी क्या है, लीगलिटी क्या है। हम जो एक सब सवाल हर जगह के यही होते हैं, पहले होते ये सर्कुलर है, ये नोटिफिकेशन नहीं है, और अगर ये लीगलिटी है ही नहीं तो फिर हम इस पे चर्चा करने का कोई मर्थ नहीं है। नहीं, आई डेफिनेटली एग्री विद दिनेश भाई कि इनफैक्ट आप सर्कुलर भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है टिल द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी आर फाइनलाइज्ड एंड नोटिफाइड द फॉलोइंग विल बी एडहर्ड टू। तो सर्कुलर जब तक एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है तो उसकी लीगल बाइंडिंग काफी लिमिटेड होती है।
Yes, there is a provision कि ये circular जब तक ये recommendations final नहीं होते, it will be binding on the department. कोई provisions में arrest नहीं होगा, search seizure नहीं होगा, वो पक्का है. But definitely this will be have to be converted into an act, and then that can bring relief to the trade and industry. आप लोग सर्कुलर के बारे में शायद आपने पढ़ा, लेकिन मैं कुछ क्लॉज आपको यहाँ पे पढ़ता हूँ, फिर ताकि हम भाभी जी से बात करते हैं. टेक्निकली अगर आप लोगों ने पढ़ा, क्योंकि आप लोगों ने एक्सपर्ट से सुना तो होगा, जितने भी एक्सपर्ट आए नॉर्मली वो सेंट्रल एक्साइज एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट जो रिलीफ अपने को दे रही है वो सर्कुलर के बेस पे दे रही है. तो निश्चित रूप से हमको सर्कुलर की लाइट में सोचना चाहिए. तो पहली बात जो भाभी जी ने कहा है कि सर्कुलर की लीगलिटी तो है, और ये लीगलिटी देखिए दो पॉइंट ऑफ व्यू से कहता हूं मैं आपको. बहुत आसानी से मैं एक समझाता हूं कि मेरा एक घड़ी का बिजनेस है. अगर मैं एक घड़ी बेचता हूं और कस्टमर को मैं गारंटी कार्ड नहीं देता, लेकिन वो कंपनी समझ लीजिए फॉसिल कंपनी है, पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप मेरी घड़ी किसी भी स्टोर से लेंगे और अगर आपके पास उसका बिल है तो हम उसकी 2 साल की गारंटी देंगे. तो वो गारंटी जो है वो लॉ में वैलिड है. मैं आपको एक बहुत आसान शब्द में समझा रहा हूं, क्योंकि वो कंपनी ने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया. पेपर में जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द कंपनी. ठीक है, यहां पर करीब करीब वही हुआ है. सर्कुलर ये बनाया गया है और उसको उन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया. अब आप कहेंगे कि नोटिफाइड क्यों नहीं किया? नोटिफाइड नहीं किया, उसके 2 कारण है जो हमको, क्योंकि हम उसके बाद भी मिले हैं, तो हमको स्पष्ट उन्होंने कहा कि भैया आप लोग जब हमारे से डिस्कस करके गए कि हम स्ट्राइक निकाल देंगे, हमने दूसरे दिन हमने सर्कुलर तो निकाल दिया, आपने तो स्ट्राइक निकाली नहीं. आप मुझे बोलते नोटिफाइड करो, मैं नोटिफाइड भी कर दूंगा, फिर भी आप स्ट्राइक नहीं निकालोगे तो क्या? तो आपको बंद ही रखना, तो नोटिफिकेशन करने की क्या जरूरत है? तो अब ये बात है. लेकिन जहां तक हमको अभी तक पता है, उन्होंने साफ कहा है कि आपको लॉ के अंदर 1000 चेंज भी करना है तो हम करेंगे और वो नोटिफाइड करेंगे. और मुझे लगता है कि आज हमारे जितने भी एसोसिएशन दिल्ली में बैठे हैं वो इसी पे काम कर रहे हैं, और शायद आज कल 2-3 दिनों में और भी बहुत क्लैरिटी इस पर लेकर आएंगे. अब ये सर्कुलर में क्या लिखा है इन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑफ द सब कमिटी विल इंक्लूड द इश्यूज रिलेटेड टू कंप्लायंस प्रोसीजर फॉर द एक्साइज ड्यूटी, including record to be maintained, forms to be filed in 12AA, operating procedures and any other issued that may be relevant. The subcommittee will submit its reports within 16 days of its constitution. यानी उन्होंने ये कहा कि कमेटी इन चीजों के क्या रिकॉर्ड रखनी है उस पर डिस्कस करेगी. यानी अगर आप एक्साइज में अब अपन रजिस्ट्रेशन कराती सर्कुल के कारण से, तो ये जो रिकॉर्ड है जिसके बारे में कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आज की तारीख में वो आप मेंटेन करें नहीं करें कोई पूछने वाला नहीं है. बिल्कुल, राइट, दैट इज द वन पॉइंट. अब ये एक बहुत कंफ्यूजन लोगों का ये है कि 60 दिन के अंदर 60 दिन के बाद क्या होगा. मैं आपको बताता हूं, ये 60 दिन जो है कमेटी के लिए है. कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसका अगला पैराग्राफ हम देखेंगे कि टिल द रिकमेंडेशन ऑफ द सब कमेटी आर फाइनलाइज्ड. तो सब कमेटी एंड नोटिफाइड, या फाइनलाइज एंड नोटिफाइड द फॉलोइंग शेल बी अडेड टू. अब ये जो टेक्निकल वर्ड है कि सब कमेटी अपनी रिपोर्ट 60 दिन में दे भी देगी, फाइनलाइज कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. अब अगर वो गवर्नमेंट उसको 60 दिन में फाइनलाइज नहीं करती है, 90 दिन में नहीं करती है, 2 साल में नहीं करती है, या जीएसटी आने तक भी फाइनलाइज नहीं करती है, मैं आपको हाइपोथेटिकल बता रहा हूं, तो भी जो पीछे उन्होंने लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है कि जब तक वो फाइनलाइज नहीं करती है, हमने जो पीछे आपको रिलीफ दी है वो सब रिलीफ आपको जारी रहेगी. अब वो रिलीफ क्या है, मैं रिलीफ आपको पढ़ के सुनाता हूं. All payment of central excise duty will be based on the first sale invoice. Now ये first sale invoice जो है वो हम पाविन जी से समझने की कोशिश करेंगे कि first sale invoice क्या होता है. दूसरी रिलीफ उन्होंने दी है कि the central excise authority will not challenge the valuation given in the invoice provided the carriage, purity,
weight of gold, silver with precious stone and the carat of diamond, precious stone are mentioned on the invoice. यानी अगर आपने एक बिल बनाते हैं, हम लोग नॉर्मली बिल बनाते हैं, उसमें वजन लिखते हैं, कैरेट लिखते हैं, डायमंड का वजन लिखते हैं, कलर स्टोन का वजन लिखते ही है और उसके बाद प्राइस लिखते हैं। अगर ये सब लिखा है तो आपके वैल्यूएशन को डिपार्टमेंट चेंज नहीं करेगा। आई थिंक दिस इज इन लाइन विद द वैट प्रोविजंस, वैट के अनुसार आज भी हम फॉलो करते ही हैं। बराबर। तीसरी बात उन्होंने लिखी है कि द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर विल नॉट विजिट द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, शॉप, प्लेस ऑफ बिजनेस, रेजिडेंस ऑफ ज्वेलर्स। और ये इसलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे पे मेहरबानी की, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता है कि हमको क्या डॉक्यूमेंट रखना है। जब उनको डॉक्यूमेंट रखने का पता नहीं है तो वो विजिट क्या करेंगे। तो ये बहुत क्लियर है कि जब तक गवर्नमेंट अपने सेट डिसाइड नहीं करती है कि आपको क्या डॉक्यूमेंट रखना है, कैसे आपको जाना है, तब तक कोई ऑफिसर आपके पास नहीं आएगा। ये इन्होंने लिख कर दिया है। नो अरेस्ट, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी ज्वेलर विल बी डन। निश्चित रूप से जब आएगा ही नहीं ऑफिसर, चेक ही नहीं करेगा आपको, तो प्रोसीडिंग्स और अरेस्ट क्या करेगा। सर्च एंड सीजर का सवाल नहीं, क्योंकि आपके पास डॉक्यूमेंट ही उन्होंने नहीं बनाया है। और एक्सपोर्टर के लिए उन्होंने कुछ रिलीफ दी है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो इन्होंने ओवरऑल आपको आज कोई तकलीफ नहीं हो, वो रिलीफ इसलिए दी है क्योंकि उनके पास एक्ट रेडी नहीं है और वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोग। कमेटी का अगर आप कंपेरिजन देखेंगे तो कमेटी में उन्होंने क्या लिखा है कि 3 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ट्रेड, ट्रेड से 3। अब कौन 3 है वो गवर्नमेंट लेगी, निश्चित रूप से गवर्नमेंट ही लेगी, लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा इंडस्ट्री का रहता है। हो सकता है इंडस्ट्री में इस तरह की बातें चल रही है कि 3 लोग तो बहुत इंडस्ट्री के कम होते हैं, गवर्नमेंट से 3 से ज्यादा नहीं लेंगे, इसलिए शायद इंडस्ट्री में ऐसी भी बातें चल रही है कि एक सब कमेटी 8, 10, 12, 15 लोगों की बनाए और वो जो डिसीजन लेगी वही डिसीजन हम 3 जन की कमेटी उस मीटिंग में बात करें। तो आपके पास पहली बार एक ऐसा मौका है कि इस एक्साइज का लॉ जो लिखना है, उस लिखने के अंदर हमारी इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन है। ये पहली बार है। दूसरा जो उन्होंने लिखा है कि एक लीगल एक्सपर्ट रहेगा। अब लीगल एक्सपर्ट रहेगा, मैं आपको इंटरनली उस मीटिंग में जो भी लोग थे, यहाँ पे कोई है कि नहीं पता है, जो हमारे लीगल एक्सपर्ट जो हमने रिकमेंड किया है उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है, जो जीजेपीसी के भी लीगल एक्सपर्ट है और भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लीगल एक्सपर्ट है और वो गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं। क्योंकि आप जो सोच रहे हैं उसको लीगल शब्द में लिखना पड़ेगा। हम जैसा बोलेंगे वैसा वो लॉ नहीं बन सकता है। तो वो एक लीगल एक्सपर्ट है, वो भी करीब करीब इंडस्ट्री की मर्जी के ही वो लेने की गवर्नमेंट की तैयारी है। ये मैं आपको इंटरनली बता रहा हूँ। तीसरी बात जो है, मिनिस्ट्री के जो ऑफिसर्स है वो रहेंगे। अशोक लाहिड़ी जो इकोनॉमिस्ट है वो इनको हेड करेंगे। और ये जो कमेटी है, ये कमेटी सबसे पहले इस एक्साइज के रूल्स फ्रेम करेगी हमारे लिए कि हमारी इंडस्ट्री को, और वो भी हमने जो रिकमेंड किया है वेट बेस पे। और हमने तो ये रिकमेंड किया है कि वेट बेस पे भी नहीं, हमारा जो वेट का रिपोर्ट है वही रिपोर्ट आप मानिए, वेट की ऑडिट है वही मानिए, वेटेबल जो टैक्स आता है उसके ऊपर आप परसेंटेज डिसाइड कर लीजिए, वो हम भरने को तैयार है। हमको नया डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये इंडस्ट्री का स्टैंड है, पहले से है, और उसी स्टैंड पे इंडस्ट्री आगे काम करनी चाहिए। ऐसे सब लोग वहां पे हैं। तो ये जो आज की तारीख में जो सिचुएशन आपके सामने है, वो सिचुएशन ये है कि अगर ये एक्साइज हमारे पे आती है, रोल बैक नहीं होती है, क्योंकि अभी तक जब तक ऑफिशियली हमारे एसोसिएशन हमको ये डिक्लेयर नहीं करते हैं कि हमको ये रजिस्ट्रेशन लेना है, तब तक मैं ये मान के चलता हूं कि, लेकिन हमें तैयारी करते हैं, अगर हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमारी ये जो लिमिट है वो लिमिट यहाँ पे आती है। तो अभी मैं 2 सवाल भाविन जी आपसे रहेंगे मेरे। एक, ये फर्स्ट इनवॉइस क्या है, और दूसरा ये जो 6 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है। अब पहले में तो मैन्युफैक्चरिंग थी, बाद में वेट है, तो रियली भी वेट में रहेगी या क्या थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगी, ये 2 पॉइंट आप क्लियर करें। ठीक है। फर्स्ट आई थिंक आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अबाउट द टर्नओवर लिमिट्स। टर्नओवर लिमिट्स में ऐसा है कि अब ये 6 करोड़ की जो लिमिट है उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर गिना जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर में what is included is only manufacturing turnover. Trading will be excluded, export will be excluded, labor sales will be excluded. तो ये 3 चीज को छोड़ के जो आपका मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर होता है, जो आपने कारीगर को दे के माल बनवाया है या खुद मैन्युफैक्चर किया है, सिर्फ वही वो 6 करोड़ में गिना जाएगा। तो उसमें अगर कस्टमर रिपेयरिंग देता है या रिसाइकलिंग करता है, Right. तो वो इसमें गिना जाएगा। इफ द रिपेयरिंग काफी सब्सटैंशियल है और ऐसा कुछ होता है कि उसमें मैन्युफैक्चर होता है तो उसको गिना जाएगा, और छोटा मोटा रिपेयरिंग है तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर कोई ड्यूटी। बाय लॉफुली एग्जम्प्ट है। इट इज लॉफुली एग्जम्प्ट। ओके, व्हाट अबाउट रिसाइकलिंग?
रिसाइकलिंग इन द सेंस रिसाइकलिंग हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर कि आज मान लो कोई आपके यहाँ पे पुरानी ज्वेलरी लेके आता है और आपको बोलता है कि ये ज्वेलरी आप रख लीजिए और नई ज्वेलरी हमें बना के दीजिए, तो ड्यूटी है. इट इज समथिंग लाइक अ सेल ऑफ ओल्ड ज्वेलरी एंड न्यू ज्वेलरी इज मैन्युफैक्चर्ड. बट वो ऐसा बोलता है कि आप ये ज्वेलरी रखिए, इसको ही रिसाइकल करके बनवाइए, तो इन दैट केस इट इज अ लेबर जॉब फॉर द रिटेल शोरूम यूनिट. सो इन दैट केस उसके ऊपर ड्यूटी नहीं आती. जॉब. सो बेसिकली व्हाट वी अंडरस्टैंड कि अगर हम ज्वेलर्स का वही सोना कारीगर का ग्राहक का सोना लेते हैं, हाँ. उसी सोने का अगर हम ज्वेलरी बना के देते हाँ, हैं हाँ. और मजदूरी का बिल बनाते हैं, हाँ. तो वो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू में नहीं गिना जाएगा. मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू में नहीं गिना जाएगा. नाउ इफ यू वांट टू कंपेयर इट विद द वैट, कभी कभी ऐसा होता है कि आप आपका खुद का सोना भी थोड़ा ऐड करते हो उस पे. आज हम वैट बेस पे बात करते हैं, वैट रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो उसका अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अगर ज्वेलर ने खुद का सोना भी अगर ऐड किया और वो फिर सेल किया तो उसका क्या होगा. तो वो एक ग्रे एरिया है. लेकिन उसके लिए कोई ऑफिसर आपके यहाँ पे नहीं आने नहीं. लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी हम लोग तो वेट का डॉक्यूमेंट रखते हैं, हाँ. मैन्युफैक्चरिंग के डॉक्यूमेंट तो हम रखते नहीं है. हाँ. तो अभी हम जब अप्लाई करने को जाएंगे, हाँ. तो क्या करना चाहिए? किसी का 1 करोड़ का धंधा है तो उसको भी अप्लाई करना है, या वो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करें कि मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसका क्या प्रोसेस रहेगा? एज ऑफ नाउ तो आप सुनोगे तो इवन अरुण जेटली जी या जितने भी सर्कुलर्स आए हैं, ही हैज बीन स्ट्रेसिंग कि आपको हर एक चीज के लिए सीए सर्टिफिकेट चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टॉक था पुराना 29 फेब का, उसको ही पहले बाइफरकेट करना है कि कितना ट्रेडिंग था, कितना मैन्युफैक्चरिंग था, कितना लेबर था. He has been stressing repeatedly on the floor of the House of the Parliament कि सीए सर्टिफिकेट बस है, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा. आप जो भी टर्नओवर दोगे दैट विल बी एक्सेप्टेड. द सेम वाज द केस विद रेडीमेड गारमेंट्स इन 2011. उनको भी ऐसा ही बोला था कि आप रेडीमेड गारमेंट के लिए सीए सर्टिफिकेट ले लीजिए. दे टुक सीए सर्टिफिकेट, उसको कोई चैलेंज नहीं किया गया. आपका जो पॉइंट है कि हम रिकॉर्ड कैसे सेपरेट रखे ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का, इफ द करंट लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड, अगर करंट लॉ अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सर आपको वो सेपरेट रखना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी इन अ पोजीशन टू से कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर मैं एक्साइज भरूंगा, ट्रेडिंग है उसके ऊपर नहीं भरूंगा. तो अभी तो सब कमेटी की रिपोर्ट तक वेट करना है. वेट. तो मैं एक बात जब तक आपकी बात ये बात समझाऊं मैं, हाँ. कि 2014-15 और 15-16 की 2 हमको रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, राइट? हाँ, राइट. और वो रिपोर्ट एक अपने सीए से लेनी पड़ेगी कि आपके पास अगर 5 करोड़ का स्टॉक है तो उसमें 3 करोड़ का स्टॉक इतने का है और 2 करोड़ का स्टॉक इतने का है. नहीं दिनेश, ऐसा नहीं है. उसकी जरूरत नहीं. आपको 3 सर्टिफिकेट लेनी है. 2 सर्टिफिकेट आर टर्नओवर सर्टिफिकेट्स. 14-15 में आपकी टर्नओवर कितनी थी, जस्ट टू अराइव एट कि आपको मार्च महीने में ड्यूटी भरनी है कि नहीं. 14-15 में अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर 12 करोड़ से ऊपर था तो आपको मार्च में 0 से ड्यूटी है, और 12 करोड़ से कम था तो 50 लाख की छूट है. ऑन द सेम लाइंस आपको मार्च का तो फिनिश हो गया, 15-16 का टर्नओवर की सर्टिफिकेट लेनी है कि 15-16 में अगर मेरी टर्नओवर 12 करोड़ से नीचे है तो मुझे 16-17 में 6 करोड़ की छूट मिलेगी. ये 2 सर्टिफिकेट टर्नओवर सर्टिफिकेट्स है. देन देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट विच इज स्टॉक सर्टिफिकेट एज ऑन 29 फेब 2016 कि 29 फेब 2016 को मेरा स्टॉक का बाइफरकेशन क्या था. कोई बोलेगा आज मेरे पास मान लो 20 किलो स्टॉक है, बट 20 किलो में कितना ट्रेडिंग का माल है और कितना मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक है. बिकॉज ट्रेडिंग के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं आएगी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक पे ड्यूटी आएगी. लेकिन 4 तारीख का जो सर्कुलर है उसमें उन्होंने लिखा है कि आपको कोई स्टॉक स्टेटमेंट देने की जरूरत स्टॉक स्टेटमेंट सर देना नहीं है, बट आपको सीए सर्टिफाइड रखना है आपके पास. दैट इवन अरुण जेटली हैज बीन स्ट्रेसिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट. ये सर आपको आज इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी. जब आपके यहाँ पे ऑडिट आएगा, डिपार्टमेंटल ऑडिट आता है, तो डिपार्टमेंटल विल डेफिनेटली आस्क सर वेदर यू हैव टेकन अ सीए सर्टिफिकेट. तो एट दैट टाइम यू विल नीड. लेकिन पॉसिबल है कि सब कमेटी अगर ऑडिट की प्रोसेस को चेंज कर देती है तो बिल्कुल. तो तो फिर आज की तारीख में तो हमको कोई डिपार्टमेंट को देना नहीं है. आई फील के सर डिपार्टमेंट को कुछ भी नहीं देना है, कभी भी नहीं देना है. हमको हमारे रिकॉर्ड के लिए हमारा रिकॉर्ड. और सीए जो लिख के देगा वो कि अगर पुराने 2014-15 में आपका टर्नओवर 6 करोड़ के नीचे है, मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर, भले आपकी दुकान का टर्नओवर 50 करोड़ का हो, ठीक है, लेकिन आप उसमें 45 करोड़ का टर्नओवर आपका ट्रेडिंग का है और 5 करोड़ का टर्नओवर आपका मैन्युफैक्चरिंग में है, तो यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम एक्साइज. यस, यू आर एग्जम्प्टेड. और डू वी वांट टू रजिस्टर? No need for registration. Now you again please clarify this. If your turnover in the previous year, manufacturing turnover अगर आपका 12 करोड़ से नीचे है, भले आपका टोटल टर्नओवर 12 करोड़ से ऊपर होगा, लेबर सेल्स, एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग को मिला के,
आपको कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है. यू नीड नॉट गो टू द डिपार्टमेंट ऑल्सो एंड गेट रजिस्टर्ड. 5 करोड़ 40 लाख अगर हो गया तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना है कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ 40 lakhs है. सो यू हैव टू फाइल अ सिंपल डिक्लेरेशन दैट आई एम हैविंग अ लिमिट विच इज बिलो 6 crores. तब तक कोई पेपर वर्क नहीं करना है विद द डिपार्टमेंट. यानी इसका मतलब है कि सीए का सर्टिफिकेट सबसे स्ट्रॉन्ग आपका दैट इज द डॉक्यूमेंट है. ओनली सेवियर इन आवर केस. सीए सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी. दोस्तों मैं आपको एक बात ये थोड़ा वापस स्पष्ट समझा देता हूँ. ये बहुत बहुत क्रिटिकल पॉइंट है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. हमारी दुकान में हम 50 करोड़ का भी ट्रेडिंग का बिजनेस अगर करते हैं और हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस अगर 12 करोड़ के कम है तो हम अगले साल में 12 करोड़ के 6 करोड़ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस 6 करोड़ से कम है तो हम एग्जाम्प्ट है लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन लेना है. लेकिन अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग 90% यानी कि 5 करोड़ 40 लाख के नीचे है तो हमको रजिस्ट्रेशन भी लेने की जरूरत नहीं है. Am I right? इट इज नॉट अ रजिस्ट्रेशन. एक सिंपल डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है. वो एक 1 पेज फॉर्म है. उसमें और कुछ करना नहीं है. सिर्फ इतना बताना है कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ मतलब 6 करोड़ से नीचे है. दैट इज द ओनली थिंग. ये गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. गवर्नमेंट को सर देना तो पड़ेगा. तो देना पड़ेगा तो रजिस्ट्रेशन कराए बिना तो कैसे इट देंगे? इज नॉट रजिस्ट्रेशन. इट इज ऑन अ प्लेन पेपर. उसे रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है. कोई आपको नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा. अच्छा. जब नॉर्मली आप रजिस्ट्रेशन के लिए तो अप्लाई यानी अगर करते किसी का 3 करोड़ का अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो हो कुछ नहीं करना है. सिर्फ 5 उसको करोड़ रजिस्ट्रेशन उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है डॉक्यूमेंट भी नहीं करना. और रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना. नहीं करना. ओके, दिस इज अ पॉइंट जो कि आपके लोगों. लेकिन अभी आप एक दूसरी बात समझ लीजिए. आपका टर्नओवर 7 करोड़ ही है और 7 का 7 करोड़ अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें ट्रेडिंग नहीं है, तो भी आप एक्साइज में है. तो आप ये जो टर्नओवर की जो लिमिट है वो मैन्युफैक्चरिंग बेस पे लिमिट है, ये वेट बेस पे नहीं है. हमारे जो प्रपोजल जो हम गवर्नमेंट पे चाहेंगे, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अगर वेट बेस पे जाती है तो ये 6 करोड़ की लिमिट भी बढ़ाए और कम से कम 50 करोड़ करे. ये एक प्रपोजल स्टेज पे जाएगा. बहुत से लोग मैं इंटरनली आपको बोल, लेकिन आज की तारीख में जो हमको समझना है मैं वो समझ रहा हूं. आगे क्या होगा वो मैं नहीं बता रहा हूं. ये पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है वो आपका फर्स्ट इनवॉइस वैल्यू. फर्स्ट सेल इनवॉइस वैल्यू का मतलब ये है कि जब भी आपके एक्साइज के रूल के हिसाब से जब भी आप माल बेचते हो या फैक्ट्री से बाहर आपका माल निकलता है तो आपको इनवॉइस बनाना जरूरी है. Without invoice, you cannot remove the manufactured goods from your showroom or your manufactured or registered place. गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि एक बार आपने माल क्लियर कर लिया, भले वो कोई भी पर्पस के लिए हुए, सेल हुए, अप्रूवल हुए, एग्जीबिशन हुए, कोई भी हुए, फर्स्ट सेल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर आपको ड्यूटी भरनी है. सो फर्स्ट टाइम व्हेन यू प्रिपेयर एन इनवॉइस, जो भी उसकी वैल्यूएशन होगी, गोल्ड का रेट होगा या डायमंड का ये होगा, वो वैल्यूएशन के ऊपर आपको एक्साइज ड्यूटी भरनी है. It is not contradicting the VAT का सेल्स, बिकॉज हाँ अगर मैं वेट के सेल्स के ऊपर ड्यूटी भरना है हाँ. और फर्स्ट इनवॉइस वैल्यू की मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो फिर मुझे तो इन्वेंट्री 2 लाख रखनी पड़ेगी कि ये फर्स्ट इनवॉइस वैल्यू का माल है और ये सेकंड इनवॉइस का वैल्यू. बिल्कुल बिल्कुल. तो उसमें क्या रिलीफ है सर? आज वो तो अभी भी वही है कि आपको ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक तो अलग रखना ही है. जो ड्यूटी पेड स्टॉक है उसका अलग रिकॉर्ड रखना है और जो मैन्युफैक्चर्ड स्टॉक है उसका अलग रिकॉर्ड रखना है. तो वो तो आज भी रखना है. आई थिंक दैट इज समथिंग विच इफ यू वांट टू गो टू वैट बेस्ड सिस्टम में हमें जाना है तो अशोक लहरी कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, या तो ऐसा होगा कि आपको पूरे ऊपर टैक्स भरो या तो फिर आपको ये अलग अलग सेपरेशन करना है. मतलब जो इंडस्ट्री का प्रपोजल है कि हाँ. हम वेट बेस्ड जाए राइट और वैल्यू एडिशन पे टैक्स भरें, राइट. तो वो ज्यादा बेटर है. डेफिनेटली. ओके, सो दैट इज द वन पॉइंट. लेकिन एक फिर भी इसमें एक चीज है कि अगर हमने फर्स्ट इनवॉइस नहीं रखा है और अगर आपने ये सोच लिया कि अपने को टेंशन में नहीं आना है और अपना जो वेट अपने पास भरना है उसके ऊपर एक बार टैक्स आपने भर दिया तो आपका उतना नुकसान जरूर है, क्योंकि आपको कस्टमर से लेके ही भरना है. बराबर. कस्टमर को लेके ही भरना है. तो आप फिर उस स्थिति में अपना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग स्टॉक अलग रखने की झंझट से बच जाए. दैट इज द वन शॉर्ट पॉइंट जो आपको आने वाले 2-3 महीने तक, जब तक ये रिपोर्ट हमारी नहीं आती है. अब ये जो सर्कुलर की बात करते हैं, एक 4 तारीख का सर्कुलर है. जो अभी हम लोगों ने स्टॉक की बात की थी, वो सर्कुलर भी गवर्नमेंट ने निकाला था और सर्कुलर में उन्होंने क्लियरली लिखा है
कि ज्वेलर्स प्राइवेट रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स फॉर द स्टेट वैट और रिकॉर्ड फॉर द BIS in case hallmark jewelry will be accepted for central excise purpose. Also, there is no requirement to file a stock declaration to the jurisdictional central excise authorities. ये बाकायदा लिखा हुआ है. अगर आपको किसी ने ये कहा है कि ये चीजें नहीं है, ये बिल्कुल इसके अंदर लिखी हुई है. दोस्तों, मैं आपको एक कहता हूं कि कोई भी एक डिपार्टमेंट अगर हमारे ऊपर लगता है तो निश्चित रूप से कोई आदमी हमको पूछने को आता है तो गोबर है जमीन पे गिरेगा तो कुछ लेके उठेगा, ये बात तो आप समझ लीजिए. वो डर तो हमको रखना है. दूसरी बात, हर आदमी अच्छा है कि मेरे को शरीर को कुछ तकलीफ नहीं हो और मैं खुश रहूं. लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि मेरे को हाथ काटना है या उंगली काटनी है, तो आप ये ऑप्शन लेंगे कि उंगली काट दो. वो उंगली भी आप खुशी से नहीं कटवाओगे. उंगली काटने का भी दर्द तो होता है. तो हम ये समझते हैं कि एक नया डिपार्टमेंट जब लगता है तो उसका दर्द जरूर हमको होगा. लेकिन जो हमारे लोग, इंडस्ट्री के लोग जो गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर रहे हैं, और उसमें सब एसोसिएशन आ गए, मैं किसी एक एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं. हम लोग जो थिंक टैंक के प्रोसेस में है वो डेफिनेटली ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक्ट इतनी अच्छी तरह से आ जाए. और उससे भी ज्यादा कोशिश उनकी ये है कि इसमें वो सब चीज आज आ जाए जो कल GST में हमको परेशान करेगी. देखिए, ये जो तैयारी जो हो रही है वैट बेस्ड, निश्चित रूप से GST जो आएगा वो मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं आएगा, वो सेल पे आएगा. तो ये गवर्नमेंट जो आज हमारे एक्ट पर एक्साइज जो लेकर आ रही है वो GST की तैयारी पे लेके आ रही है. ये बात जो अरुण जेटली जो कह रहे हैं वो बात में बहुत हद तक हमको विश्वास करने की इच्छा होती है. क्योंकि GST 9 महीने में आए या ज्यादा से ज्यादा 21 महीने में आए, GST अब आएगी क्योंकि लोग अब उसमें अपना मन बना चुके हैं. बहुत से टैक्सेस है उसमें कवर होगी. ये हो सकता है कि ये कुछ 2, 4, 6 महीने 12 महीने हमको तकलीफ पड़ेगी, एक नया टैक्स हमारे पे लगेगा. लेकिन अगर ये रोल बैक नहीं होता है, जो कि अब उसके चांसेस हमको शायद, जैसा भी आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप सब देखा है, थोड़ा थोड़ा हमारे कमजोर होते जा रहे हैं और हमारी टीम वहां पे बैठी है, वो निगोशिएशन के बेस पे जा रही है. तो मैं ये समझता हूं कि आज की जो पोजीशन है उस पोजीशन में जो आप डर रहे हैं वैसे डरने जैसी कोई स्थिति नहीं है. आपको अपने सेल के बेस के ऊपर आपको वैट भरना है. अगर आप फर्स्ट इनवॉइस का चक्कर नहीं करते हैं, टोटल सेल पे अगर अपना एक्साइज भरने को तैयार है तो आपको नए डॉक्यूमेंट रखने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको उसका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि मेरा मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक 6 करोड़ के अगर नीचे है तो आप बच गए. आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत 5 करोड़ के 40 लाख के नीचे है तो बिल्कुल नहीं है. तो वो आपको अपने CA का सर्टिफिकेट लेना है. तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ इसमें रिलीफ है. और अब मैं ये मंच जो है ओपन फोरम में बोल रहा हूं. मैं अब चाहूंगा कि आप लोग 1 बाय 1 अपना हाथ खड़ा करें, फिर मैं उनको कहूंगा वो अपने सवाल करें और हमारे भाविन जी जवाब दें. या